इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में सेक्शन 36 और 37 के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, इसमें आपका एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले के लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर के नाम से। ठीक है, जहाँ पे आप सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के भी लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 36। इसको प्रभाजन का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये एक डॉक्ट्राइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रभाजन का सिद्धांत किस सेक्शन में है। ठीक है, यह 36 में आपका बताया गया है। तो यहाँ पर बात करें, इसकी हेडिंग क्या है? हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसान पर कालिक संदायों का प्रभाजन। ठीक है ना, जब एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती है तो जो पहला व्यक्ति था उसके जो हित है वो समाप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी उसमें हित प्राप्त होना था, जो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होना है, जिसको ट्रांसफ़र होकर प्राप्त हुई है संपत्ति, ठीक है, वहाँ पर जो संदाय है अर्थात जो आय मिल रही थी पहले व्यक्ति को, वो किस प्रकार से विभाजित होगा ये बताया गया है इसमें सेक्शन 36 में। तो यहाँ पे क्या है कि संविदा स्थानीय प्रथा के अभाव में, जहाँ पर कोई ना तो संविदा है अंतरण के समय पर, ना ही वहाँ पर कोई स्थानीय प्रथा चल रही है, तो वहाँ पर जब उसकी कमी है, ठीक है ना, उसके अभाव में जो भी रेंट मिल रहा है, भाटक मिल रहा है, ठीक है ना, पेंशन लाभांश आदि मिल रहे हैं, तो उसका प्रभाजन किस प्रकार से होगा ये बताया गया आपका सेक्शन 36 में। तो संविदा स्थानीय प्रथा के अभाव में सब भाटक, वार्षिकियाँ, पेंशन, लाभांश और अन्य कालिक संदाय अर्थात जो भी अन्य आय के रूप में उसको मिल रही थी, ठीक है, और जो आय की प्रकृति के हैं अर्थात जो इनकम के रूप में इनको प्राप्त होने वाली, तो ऐसे संदायों को पाने के लिए हकदार व्यक्ति के हित के अंतरण पर, ठीक है, जब हकदार व्यक्ति को क्या होता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो वहाँ पर जब हित का अंतरण होता है, एक संपत्ति का जो हित रहता है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। तो जहाँ अंतरक और अंतरति के बीच का संबंध है, ठीक है ना, जब एक प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है तो एक व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतरक कहलाता है, और दूसरा व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतरति अर्थात जो पाने वाला व्यक्ति है। ठीक है ना, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो ये क्या कर रहा है? अंतरित कर रहा है अपनी संपत्ति, तो ये क्या कहलाएगा? अंतरक कहलाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो संपत्ति को प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, रिसीव कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? अंतरति कहलाएगा। तो इन दोनों के संबंध यदि हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन प्रभाजनी है, अर्थात यदि अंतरक और अंतरति का संबंध है तो वहाँ पर जो भी भाटक मिल रहे थे, पेंशन लाभांश आदि मिल रहे थे, तो वहाँ पर जो भी महीने का मिल रहा होगा वो दिन प्रतिदिन के रूप में विभाजित कर दिया जाएगा, किंतु वे उनके संदाय के लिए नियत तारीख को संदाय समझे जाएंगे। जो प्रभाजनी था, जो विभाजित कर दिया गया जो संपत्ति थी, ठीक है ना, अर्थात कि जो लाभांश मिल रहे थे, पेंशन मिल रहे थे, ठीक है ना, रेंट मिल रहा था, उनका प्रभाजन हो गया तो क्या क्या समझे जाएंगे कि वो निश्चित तारीख को ही संदाय किए गए हैं। बट यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसने अपनी प्रॉपर्टी अर्थात एक मकान है इसका, इसने किसी कंपनी को रेंट पे दिया है। ठीक है, 5 लाख रुपए क्या है? रेंट है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, जो ए नाम का व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी अर्थात जो उसका मकान था वो कि बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे और कोई संविदा नहीं की गई है। ठीक है ना, यहाँ पर ना तो स्थानीय प्रथा है ना ही संविदा है कि यहाँ पे जो रेंट मिल रहा था इस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था किसको? पहले तो ए को मिल रहा था, बट यहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर दी जाती है प्रॉपर्टी बी को, तो यहाँ पर बी उसका उसके लिए इंटाइटल हो जाता है कि उसमें जो भी रेंट मिल रहा है वो कौन लेगा? बी लेगा। बट मान लीजिए यहाँ पर ए ने क्या किया है कि 15 तारीख को सेल कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो विभाजित होगा जो रेंट वो 15 दिन का ए के पास आएगा। ठीक है, और जो बाकी बचे 15 दिन, महीने में 30 दिन मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि 15 दिन का रेंट किसके पास आएगा? ए के पास आएगा, और जो बाकी बचे 15 दिन उनका रेंट किसके पास चला जाएगा? बी के पास। तो इस तरह से प्रभाजनी होगा। ठीक है ना, यदि कोई संविदा नहीं है, बट अदर यहाँ पे देखें तो यदि कोई संविदा है यहाँ पर,
ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रेंट के बारे में, तो वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही किया जाएगा, अर्थात यदि स्थानीय प्रथा है तो उसके अनुसार किया जाएगा। बट कंडीशन ये है यहाँ पर कि यदि संविदा भी नहीं है और स्थानीय प्रथा भी नहीं है, तब यहाँ पर किस प्रकार से प्रभाजनी होगा, ठीक है ना, कब किस प्रकार से विभाजन होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि मान लीजिए ए ने 15 तारीख को किया है, अंतरित कर दिया अपनी संपत्ति, जिसको क्या किया था, किसी कंपनी को दिया था रेंट पे। अब जो कंपनी थी 5 लाख रुपए क्या कर रही थी, ए को दे रही थी प्रति महीने। अब ए ने क्या किया, 15 तारीख को किया है, तो बाकी बचे जो 15 दिन है उसकी जो रेंट है वो किसके पास चली जाएगी, बी के पास। तो अर्थात यदि 5 लाख रुपए ए को मिलने वाले थे, तो यहाँ पर 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए किसको मिलेंगे, ए को, और 2.5 लाख रुपए किसको मिल जाएंगे, बी को। तो इस तरह से यहाँ पर इसका विभाजन किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है सेक्शन 37। अब यहाँ पे सेक्शन 37 क्या बात करता है कि जब एक स्वामी द्वारा, ठीक है ना, मान लीजिए ये नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, इसकी कोई प्रॉपर्टी है। अब ये अंतरित किसको कर रहा है, ट्रांसफर किसको कर रहा है, बी सी डी, ठीक है ना, ये तीनों को क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से उसमें अंश प्राप्त होंगे उन तीनों को, तो ये सारी चीजें बताई गई सेक्शन 37 में। तो यहाँ पे क्या है कि विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन, अर्थात जब विभाजन किया जाता है तो उसका जो फायदा है उसका किस प्रकार से प्रभाजन किया जाएगा, ये बताया गया सेक्शन 37 में। तो जब अंतरण के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, जब अंतरित हो जाती है संपत्ति, उसके बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित और पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा एक स्वामी से कई स्वामियों में अंतरित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्वामी से कई स्वामियों में क्या कर रहा है, अंतरित कर रहा है अपनी संपत्ति को, ठीक है। तो जैसे एक है और उसकी संपत्ति है, उस 3-4 लोगों में क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति को विभाजित कर रहा है, वहाँ पे अंतरित कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो वहाँ पर उस पूरी संपत्ति में जो भी बाध्यता होगी, ठीक है ना, जो भी ऑब्लिगेशंस होगी, जो भी दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, किस प्रकार से वहाँ पे विभाजित किया जाएंगे वो अन्य स्वामियों में, ठीक है ना, ये बताता है आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जब अंतरित तो कर दी गई कई स्वामियों में, उस संपत्ति से संबंधित कर्तव्य पालन, ठीक है ना, अर्थात जो भी कर्तव्य हैं, जो भी ड्यूटीज है उस संपत्ति से रिलेटेड, यदि उन स्वामियों के बीच कोई संविदा ना हो, यहाँ पर भी सेक्शन 36 में भी बताया गया था जो संविदा के अभाव में था, अब यहाँ पर भी संविदा के अभाव में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि किसी कर्तव्य पालन संबंधित कोई कार्य करना है उन स्वामियों को, किसको, जिनको अंतरित की गई है संपत्ति, तो वहाँ पर यदि कोई संविदा नहीं है तब हर एक पक्ष के उस अनुपात में किया जाएगा जो उस संपत्ति में अंश के मूल्य के हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए 8 लाख रुपए की संपत्ति थी, ठीक है, ये नाम का जो व्यक्ति था उसकी कितनी संपत्ति थी, 8 लाख रुपए की। अब इसने ट्रांसफर कर दी 3 लोगों को, बी, सी और डी। अब यहाँ पे क्या किया, 5 लाख रुपए किसने दिए, बी ने दिए, किसको, ए को, ठीक है ना। उसके बाद 1 लाख रुपए कौन किसको देता है, सी देता है ए को। उसके बाद 2 लाख रुपए किसको देता है, ए को, डी। तो यहाँ पर 5, 1 और 2 इस अनुपात में उस कर्तव्य पालन को बांटा जाएगा, ठीक है ना। उस कर्तव्य से संबंधित जो भी दायित्व होंगे उसको क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसने जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से ही क्या किया जाएगा, उस अंश में बांटा जाएगा। ये बताया गया आपका सेक्शन 37 में, ठीक है ना। जिसने जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से उनका कर्तव्य रहेगा, उनकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है ना। उसमें जो भी फायदे हैं वो प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसमें एक अपवाद है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन बता दिया गया है, यदि कोई बात, ठीक है ना, जो पट्टों से रिलेटेड है, बट पट्टा कैसा है, जो कृषि प्रयोजन के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पट्टे किसके बारे में बात कर रहा है, पट्टा तो है बट यहाँ पे भूमि निर्माण वगैरह के लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कृषि प्रयोजन के लिए, खेती करने के लिए है, और जब तक राज्य सरकार उसे उन पट्टों को लागू करने का निर्देश नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन बताया गया है तो उसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो किसमें, कृषि प्रयोजन के लिए जो पट्टे हैं उन पर लागू नहीं होगी। कब तक, जब तक कि राज्य सरकार अपने जो शासकीय गैजेट जारी करती है, ठीक है ना, शासकीय राजपत्र सूचना में जारी करती है,
तो वहाँ पर ऐसा जारी नहीं कर देती राज्य सरकार, तब तक वहाँ पर लागू नहीं होगा। बट यहाँ पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, उन पट्टों पर भी लागू करवा सकती है। तो यहाँ पर पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन 36 और सेक्शन 37। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।